नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, 8 साल से 80 साल तक के सभी बच्चों के लिए गुलिवर की लिलीपुट यात्रा की कहानी जो मैंने बचपन में बार बार सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद आती थी, वही आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को भी पसंद आएगी, इसे स्वीकार करेंगे और कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपके सामने गुलिवर की लिलीपुट यात्रा का चौथा भाग लेके प्रस्तुत हूँ। इस भाग में मैंने किस प्रकार अकेले से उनके शत्रु देश पर विजय प्राप्त की थी, यह बताया गया है। ब्लेफुस्कु साम्राज्य लिलीपुट के उत्तर पूर्व में एक द्वीप पर बसा था। दोनों देशों के बीच बरसों से ही कुछ अनबन चल रही थी। उन दोनों देशों को 800 गज की एक खाई अलग करती थी, जो इन दोनों देशों के बीच सरहद का काम भी करती थी। मैंने उस साम्राज्य को अभी तक देखा तो नहीं था, लेकिन अपनी कल्पना में मैंने उसका चित्र खींच लिया था। जब से मैंने दोनों देशों के बीच युद्ध होने की बात सुनी थी, तब से मैंने उस तरफ का रुख भी नहीं किया था कि कहीं मेरी वजह से इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी और ज़्यादा न बढ़ जाए। शत्रु देश के जहाज़ों को दूर से ही अक्सर पानी में चक्कर लगाते देखा जा सकता था। मैं नहीं चाहता था कि उनको मेरे इस देश में होने की खबर भी हो। दोनों देशों के बीच शत्रुता इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे के देश में क्या हो रहा है, इसका आसानी से पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। मैंने लिलीपुट के बादशाह को बताया कि मैं शत्रु के जहाजी बेड़े को पकड़कर लाने की योजना बना रहा हूँ। हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है कि शत्रु के ये बेड़े अपने बंदरगाह में लंगर डालकर बैठे हैं। वे मौसम अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वे मौसम अच्छा होते ही अचानक हम पर हमला कर सकते हैं। मैंने लिलीपुट के पुराने जहाजियों और मल्लाहों से पता लगाया है कि खाड़ी की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। उन्होंने बताया कि खाड़ी बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 20 गल्फ गहरी है। हमारी नाप के मुताबिक यह तकरीबन 6 फुट की गहराई होगी। एक दिन मैं उत्तर पूर्व के किनारे से होकर ब्लेफुस्कु की ओर बढ़ गया। खाड़ी को पार करने में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन इस सबसे पहले मैंने हर तरह से सोच विचार किया और हर स्थिति पर गहराई से विचार किया। बादशाह ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। मैं एक पहाड़ी के पीछे छिप गया और अपना चश्मा पहनकर मैं शत्रु के जहाजी बेड़े का निरीक्षण करने लगा। मैंने देखा वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे जहाज थे। लगता था शत्रु देश बहुत समय से हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। इनमें से कुछ जहाज लड़ाकू थे और कुछ में खाने पीने का सामान लदा हुआ था। निरीक्षण करने के बाद मैं लौट आया। आकर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले कुछ मजबूत रस्सियों को आपस में जोड़कर मजबूत रस्सियां बनाई। इसके बाद मैंने लोहे की छड़ें लाने को कहा। जल्दी ही
सैनिकों की मदद से मैंने पूरी तैयारी कर ली। मैंने उन रस्सियों में जो कि मैंने धागों को बट कर बनाई थी उनमें कांटों को फंसाया। इस तरह से मैंने तकरीबन 50 रस्सियों में इन कांटों के साथ बांध दिया। इस तरह से ये कटिया बन गई थी। इस तरह तैयार होकर मैं शत्रु के जहाज पकड़ने निकला। जूते और मोजे उतार कर मैं खाड़ी में उतर गया। बीच में पानी की धार काफ़ी तेज थी, लेकिन चूँकि उसकी गहराई 6 फुट से ज़्यादा नहीं थी और मुझे तैरना भी आता था, इसलिए मुझे उस पार जाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मुझे देखकर शत्रु के सैनिक घबराकर चीखने लगे। उनमें अफरा तफरी मच गई। मुझे अपनी तरफ आता देखकर सारे सिपाही जहाज़ों से कूद पड़े और किनारे की तरफ भागने लगे। उनकी संख्या कम से कम 30 से 40 हजार होगी। आगे बढ़ना तो दूर की बात, मेरे सामने टिक पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं किनारे पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि अब तो इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा और उन्होंने मुझ पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। उनके तीर छोटे तो थे पर पैने थे, जो मेरे शरीर के हर हिस्से को घायल कर रहे थे। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने अपने साथ लाई उन कटियों को उन जहाज़ों में फंसाया और फिर रस्सियों को इकट्ठा कर लिया। इस तरह से उन जहाज़ को तो उनके सारे जहाज़ तो मेरे कब्जे में आ चुके थे, पर वे सैनिक अभी भी मेरे ऊपर तीरों से हमला कर रहे थे। मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि उनका कोई तीर मेरे नाक, आँख या कान में आकर न घुस जाए। अब मैंने उन जहाज़ों को खींचना शुरू किया, पर वे काफ़ी भारी थे। मैंने देखा कि लंगर डाले होने की वजह से अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और उन मजबूत रस्सियों को काटना शुरू किया। उनके 50 जहाज़ इस समय मेरे कब्जे में थे, पर मैं पूरी तरह से घायल हो चुका था। मेरे जख्म ज़्यादा गहरे तो नहीं थे, पर उनमें दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। अभी तक शत्रु की समझ में नहीं आया था कि आखिर मैं हूँ क्या भला, और आखिर उनके जहाज़ों के साथ क्या करना चाहता हूँ। जब मैंने जहाज़ों को खींचना शुरू किया तो वे और ज़्यादा तेज़ी के साथ चीखने लगे और तीर बरसाने लगे। इस हड़बड़ाहट में जो सैनिक जहाज़ों से गिरकर पानी में बह रहे थे, मैं उनको उठाकर जहाज़ में वापस रखता जा रहा था। किनारे पर खड़ी उनकी फौज भी तीरों से मुझ पर लगातार हमला करती जा रही थी। अब सैनिकों ने तीर चलाना छोड़ दिया था और वे सिर्फ चीख रहे थे। अब मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। मैं किनारे की तरफ बढ़ा आ रहा था। अब वे पूरी तरह से मेरे हवाले हो चुके थे। मैंने अपने हाथों और सीने में लगे कुछ तीरों को वहीं रुककर निकाला और फिर आगे बढ़ने लगा। अब मैं उन जहाज़ों के साथ लिलीपुट के किनारे पर आ पहुंचा था। बादशाह अपने दरबारियों के साथ किनारे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे आते देख सबने अपने हाथ हवा में लहराने शुरू कर दिए। उन्हें वे जहाज़ नज़र नहीं आ रहे थे जो मैं अपने पीछे खींच कर ला रहा था। कुछ ही देर में उन्हें यकीन हो गया कि मैंने उन जहाज़ों को बंधक बना लिया है। अब सबने चैन की सांस ली जब उन्होंने दुश्मन के इतने सारे जहाज़ों को एक रस्सी में बंधे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे वे सब
नाचने लगे। बादशाह ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया और अपनी फौज को आदेश दिया कि इन जहाज़ों और सैनिकों को अपने कब्जे में कर लो। बादशाह इस कारनामे से बहुत खुश था। वह मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहता था। मैंने जब किसी चीज़ की इच्छा जाहिर नहीं की तो उसने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा खिताब नारडैक दिया। मैंने झुककर बादशाह के द्वारा दिए गए इस सम्मान को स्वीकार किया। बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया था कि मेरे जख्मों का तुरंत इलाज किया जाए और मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। बादशाह ने मुझसे कहा कि अब दुश्मन देश को अपना गुलाम बनाना आसान हो गया है। इन सब बंदियों को देशद्रोह के जुर्म में फांसी पर लटका देंगे। अब उस देश को बंदी बनाना मुश्किल नहीं है, पर मैं बादशाह की इस बात से सहमत नहीं था। मैं बिना कारण किसी आज़ाद देश को गुलाम बनाने के पक्ष में नहीं था। मैंने अपने ये विचार बादशाह के सामने रख दिए। अपनी इच्छा के विरुद्ध मेरी बात सुनकर बादशाह को अच्छा नहीं लगा। मैंने बादशाह को समझाया कि इस विषय पर आराम से बात करेंगे, इतनी जल्दीबाजी दिखाना ठीक नहीं है। उस समय तो बादशाह ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं समझ चुका था कि मेरी ये बात बादशाह को बहुत बुरी लगी है। बादशाह के करीबी लोग जो मुझसे न जाने क्यों ईर्ष्या करते थे, उन्हें मौका मिल गया मेरे खिलाफ बादशाह के कान भरने का। राज्य के आम निवासी मेरे इस काम की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बहुत दिनों तक मेरी इस बहादुरी के किस्से घर घर में चर्चा का विषय बने रहे। अब राज्य का हर निवासी मुझे देखकर सलाम करता और मेरे द्वारा शत्रु के जहाज़ों को बंधक बनाए जाने पर मेरी प्रशंसा करता। बादशाह ने महल में जाकर इस विषय पर अपने दरबारियों की राय मांगी। कुछ लोग जो मेरे दुश्मन थे, उन्होंने बादशाह को यह कहकर मेरे खिलाफ भड़काने का काम किया कि मैंने उसकी बात का उसके मुंह पर ही विरोध कर दिया। पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी इस बात से सहमत थे। ऐसे लोगों की संख्या कम थी। मैं जानता था कि बादशाह मेरे इस अपराध के लिए मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि बादशाह के आदेश की अवमानना करना अपराध समझा जाता था। दरबार में मौजूद मेरे शत्रुओं ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। दरबार में मुझे सजा देने की बातें होने लगी थीं। अब बादशाह मेरे इस बहादुरी के कारनामे को भूल चुका था और मेरे शत्रुओं की बातों में आकर मुझे सजा देने की बातें करने लगा था। कुछ सप्ताह बाद दुश्मन देश का एक शांति दूत शांति का संदेश लेकर लिलीपुट के बादशाह के पास आया। बादशाह के सामने पेश होकर उसने कहा कि मुझे हमारे बादशाह ने शांति का संदेश लेकर भेजा है। बादशाह ने इस पर विचार किया और अपने दरबारियों की राय से कुछ शर्तों पर दुश्मन से संधि करने का फैसला कर लिया। संधि हो जाने पर जहाजी बेड़े के साथ बंदी बनाए गए हजारों सैनिकों को रिहा कर दिया गया। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उस देश के कुछ राजदूत लिलीपुट आए। उनके साथ उनके शाही नौकर भी मौजूद थे, जिनकी संख्या तकरीबन 500 से 700 थी। इन राजदूतों के साथ बादशाह ने कई बैठकें की और संधि पर बात की। इसके बाद जब उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो बादशाह ने प्रसन्नता के साथ मुझसे मिलने की अनुमति दे दी। राजदूतों ने मुझसे मिलने की इच्छा इसलिए जाहिर की थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैंने उनके देश पर होने वाले हमले का
विरोध किया था। मुझसे मिलकर उन्होंने मेरी काफ़ी प्रशंसा की। वे मेरे द्वारा किए गए इस एहसान को कभी ना भूलने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किसी गलत उद्देश्य के लिए नहीं किया, इसलिए उनकी नज़र में मैं महान और बहुत दयालु था। उनकी इच्छा थी कि मैं उन्हें सेवा का मौका दूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने देश में आने का न्योता दे डाला। मैंने प्रसन्नता के साथ उनके इस न्योते को स्वीकार कर लिया। वे मुझे छू कर देखना चाहते थे। मैंने उनको अपने हाथों में उठाकर उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। मैंने बादशाह से मिलने की इच्छा जाहिर की। बादशाह ने मुझे मिलने के लिए बुलावा भेजा। मैं बुलुफुस्कू के राजा से मिलने जाना चाहता हूँ। मैंने लिलीपुट के बादशाह से अपनी इच्छा जाहिर की। बादशाह को कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसे न जाने क्यों किसी बात का भय सता रहा था, जो बादशाह के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। बाद में मुझे पता चला कि राज दरबार में मौजूद मेरे दुश्मनों ने बादशाह के कानों तक कुछ गलत बातें पहुंचा दी थीं, जिससे बादशाह परेशान था। मुझे किसी ने बताया कि मैंने शत्रु देश के राजदूतों से क्या बात की है। इसको लेकर मेरे शत्रुओं ने बादशाह को कुछ गलत पट्टी पढ़ा दी है। उन राजदूतों से बात करने में मेरी मदद दुभाषिए ने की थी, क्योंकि दोनों देशों की भाषा में काफ़ी अंतर था। दोस्तों, ये चौथा हिस्सा समाप्त हुआ। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।